ओके, वेलकम टू दिस लेक्चर। प्रीलिम्स एंड मींस 2004 का जो हमारा करंट अफेयर्स मॉड्यूल रहता है उसमें एक और क्लास है, तो दैट वाज बेस्ड ऑन द ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस जो रिसेंटली जो G20 समिट था वहां पर अनाउंस किया गया था। ओके, एंड नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी के बारे में। ओके, इसके बाद आफ्टर दिस टेस्ट आई विल बी सेंडिंग वन क्वेश्चन टू यू गाइस। दैट विल बी अ मींस क्वेश्चन। आपको मुझे 72 आवर्स में, दैट इज 3 डेज के भीतर मुझे लिख के देना है। और एक मैं आपको दो क्वेश्चन भेजूंगा एमसीक्यू के फॉर्म में, that you have to attempt to just make sure that you are understanding whatever has been taught. So now let us start with the basics. So what is a biofuel? Biofuel होता क्या है? कोई ये हाइड्रोकार्बन फ्यूल है। Okay, that is produced from an organic matter. Very important. Living or once living material. It could be living or once living. ठीक है? In a short period of time. Very important two things are here that you need to look into for prelims. Okay, prelims perspective से एक तो short period है। अगर लॉन्ग पीरियड होगा और ऑर्गेनिक मैटर है तो वो क्या बन जाएगा? कैन एनीवन टेल मी? अगर लॉन्ग पीरियड है तो फॉसिल फ्यूल बन जाएगा। यस, डीजल, क्रूड, है ना? डीजल तो चलो क्रूड से ही निकलता है, बट क्रूड, ओके, पेट्रोल, ये सारी चीजें कहाँ से है? अगर आपका ऑर्गेनिक मैटर, ओके, एंड इन अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम, जब वो उसको आप कन्वर्ट करोगे तो वो बायोफ्यूल में कन्वर्ट होगा। लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम मे बी हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। ओके, तो दैट विल कन्वर्ट इनटू फॉसिल फ्यूल। बायोफ्यूल में बी सॉलिड, लिक्विड और गैसियस इन नेचर। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, इस बार का अगर आपने 2023 का प्रीलिम्स दिया होगा तो हाइड्रोजन पे क्वेश्चन था। इफ यू गाइस रिमेंबर, तो हाइड्रोजन पे क्वेश्चन था, तो इसीलिए ये सारी जो छोटी छोटी फैक्ट्स है दैट बिकम्स इंपॉर्टेंट। तो बायोफ्यूल कैन बी सॉलिड, इट कैन बी लिक्विड और गैसियस इन नेचर। ओके, तो अगर प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से बात करें तो इज दिस अ पॉजिटिव कंसेप्ट और अ नेगेटिव कंसेप्ट? इफ यू गाइस रिमेंबर वो वाले क्लासेस, प्रीवियस ईयर टॉपिक्स वाले क्लासेस, तो इट इज अ पॉजिटिव कंसेप्ट, है ना? यस, इट इज अ पॉजिटिव कंसेप्ट। ओके, सो पॉजिटिव कंसेप्ट में होता क्या है? सो देयर आर सर्टेन कंसेप्ट्स व्हिच कम इन द यूपीएससी एग्जामिनेशन, दैट इज योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, व्हिच आर पॉजिटिव कंसेप्ट, और अगर उनके बारे में अच्छी अच्छी बातें लिखी गई हैं तो वो जनरली, ओके, जनरली, नॉट ऑलवेज बट जनरली ट्रू रहता है। और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है एंड इफ यू वांट टू टेक अ चांस, देन यू कैन गो अहेड। सो बायोफ्यूल उसमें है। हाइड्रोजन फ्यूल इस बार आपने देखा, ऑल वेयर करेक्ट, ऑल दी ऑप्शंस वेयर करेक्ट इन हाइड्रोजन फ्यूल, एंड हाइड्रोजन फ्यूल वाज व्हाट? इट वाज अ पॉजिटिव कंसेप्ट एंड दैट वाज समथिंग दैट वी डिस्कस्ड। ओके, उसी तरीके से बायोफ्यूल भी है। जो भी चीज गवर्नमेंट प्रोमोट करती है, ओके, अगर उसका एग्जैजरेटेड नेगेटिव थिंग लिखा रहे आपके प्रीलिम्स के ऑप्शन में, so that is generally wrong. Okay, and that is something that we will be discussing when we will shift to the prelims part. अब बायोफ्यूल हमने बता दिया कि सॉलिड, लिक्विड और गैसियस होता है। तो सॉलिड में क्या क्या यूज कर सकते हो आप? इट कैन बी वुड, उससे बना सकते हो। ड्राइड प्लांट मटेरियल से बना सकते हो। देन मैन्योर आल्सो यू कैन। लिक्विड में क्या आप किससे बना सकते हो? तो बायो एथेनॉल एंड बायोडीजल। देन गैसियस में क्या एग्जांपल आ जाएगा? आपका बायोगैस आ जाएगा। ओके, सो दीज आर दी थ्री थ्री टाइप्स ऑफ बायोफ्यूल्स पॉसिबल, जिस स्टेट में पॉसिबल होता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस। ओके, इसको आप यूज कर सकते हो। दीज आर दी एग्जांपल्स ऑफ बायोफ्यूल। ओके, तो गैसियस में क्या हो जाएगा? बायोगैस, लिक्विड में बायो एथेनॉल एंड बायोडीजल, और सॉलिड में यू कैन यूज वुड, ड्राइड प्लांट मटेरियल एंड मैन्योर। मैन्योर यूज करते हैं, आपने देखा होगा ना, वो थेपला वगैरह जो उसमें डालते हैं। गांव वगैरह में जाओगे तो जो वॉल्स रहता है उस पे काउ डंग मैन्योर इज लाइक, उस केक्स बना देते हैं, गोइठा जिसको बोलते हैं। ओके, हम ईस्ट यूपी बिहार साइड में गोइठा बोलते हैं। तो मैन्योर वगैरह, तो वो है क्या? बायोफ्यूल ही है। बायोफ्यूल है किसी बायोलॉजिकल, ओके, लिविंग सोर्स से आ रहा है, गौ माता से आ रहा है ना? व्हाट इज द यूजेज ऑफ बायोफ्यूल? तो इट कैन बी यूज टू रिप्लेस और कैन बी यूज्ड इन एडिशन। तो या तो आप रिप्लेस कर सकते हो, बिल्कुल रिप्लेस कर सकते हो। सपोज आपके पास एलपीजी की सिलेंडर नहीं है, इफ यू डू नॉट हैव एलपीजी सिलेंडर, कैन यू यूज दैट गोइठा, दैट काउ डंग केक? द आंसर इज यस, यू कैन यूज दैट। तो आप रिप्लेस तो कर ही सकते हो और उसमें ऐड भी कर सकते हो। और एडिशन का क्या है? बायो एथेनॉल ब्लेंडिंग सुना है आपने? पेट्रोल में ब्लेंडिंग हो रही है आजकल। अगर आप जाओगे पेट्रोल पंप पे तो यू विल सी 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग, 10% एथेनॉल ब्लेंडिंग, और वो ग्रीन कलर का बना रहता है। ग्रीन क्यों रहता है? बिकॉज उसने बोला कि मैं एथेनॉल ब्लेंड करके इसको ग्रीन बना रहा हूँ। नॉट ऑलवेज ट्रू, दैट वी विल डिस्कस। ओके, दिस क्लेम दैट एथेनॉल ब्लेंडिंग इज ग्रीन,
इट इज नॉट ऑलवेज ट्रू। ओके, उसके पीछे का भी रीजन हम डिस्कस करेंगे। दे आर ऑल्सो यूज टू जेनरेट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। आप बिल्कुल घर में हीट कर सकते हो, ड्राइड वुड, यहाँ पर आप वुड यूज कर सकते हो। स्वीडन, नॉर्वे, कोल्ड कंट्रीज, जर्मनी, इन सारे कंट्रीज में जब ठंड पड़ती है तो बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है, तो यू कैन यूज देयर, ओके, यू कैन यूज देयर वुड एज अ सोर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नाउ कैटेगराइजेशन ऑफ बायोफ्यूल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखना। अब सबसे पहले फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल्स आया, तो जनरेशन का मतलब क्या होता है? आईफोन फर्स्ट जनरेशन, या मे बी सैमसंग का कोई फोन आता है बोलता है फर्स्ट जनरेशन आईपॉड है, या सैमसंग का फर्स्ट जनरेशन फोन है। तो इसका मतलब कि दैट वाज द इनिशियल स्टेजेस, इनिशियल स्टेजेस में बायोफ्यूल का सोर्सेज ये यूज होता था, फर्स्ट जनरेशन। और अगर मैं बोलूं कि सेकेंड जनरेशन, इसका मतलब दैट इट इज अ बेटर वर्जन। जनरली 1G, 2G, 3G, 4G, 5G होता है ना हमारा टेलीकॉम में, तो उसमें सबसे फास्टेस्ट कौन है? 5G है। 5G इज द फास्टेस्ट, बट स्टार्ट कहां से हुआ संगा? एवरीथिंग स्टार्टेड फ्रॉम 1G। ओके, so first generation biofuel, which was the initial and the most, the initial part and the most unreliable and the most polluting sources से जो biofuel बनता था, तो ये किससे बनता था? फूड सोर्सेस सच एज शुगर, स्टार्च, वेजिटेबल ऑयल और एनिमल फैट्स, यूजिंग कन्वेंशनल टेक्नोलॉजी। तो यहाँ दो प्रॉब्लम है, या एक तो सोर्सेज जो है आपका फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल का जो सोर्सेज है दैट इज पॉल्यूटिंग, एंड द टेक्नोलॉजी दैट यू आर यूजिंग टू कन्वर्ट इट इनटू बायोफ्यूल दैट इज आल्सो पॉल्यूटिंग। तो डबल वैमी हो जाता था फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल्स में। तो बायो अल्कोहल, बायोडीजल, वेजिटेबल ऑयल्स, ओके, बायो एथर्स, बायोगैस, ऑल दीज आर एग्जांपल ऑफ 1G, दैट इज द फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल्स। इश्यूज क्या क्या थे इसके साथ? देयर वर सर्टेन इशू, तभी ना सेकेंड जनरेशन आया। उसमें इश्यूज था कि प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन इज इजी, but use of food sources in the production of biofuels creates an imbalance in the food economy. अब सपोज शुगर केन का एग्जांपल ले लो, ऑलराइट, शुगर केन का एग्जांपल ले लो। शुगर केन से आपने सपोज बायो एथेनॉल बनाया, आपने उसको कन्वर्ट कर दिया बायो एनर्जी में, लेकिन शुगर केन उगाने में, इफ यू आर ग्रोइंग शुगर केन, उसमें आपने इतना पानी यूज किया, आपने यू आर यूजिंग अ ट्रैक्टर विथ डीजल, तो फायदा क्या हुआ? सिमिलर आर्ग्यूमेंट is given to Elon Musk when he says that okay, we are making the planet green with our Tesla cars, but people say what you are doing in Bolivia, जो लिथियम ट्रायंगल पता है ना आपको, अर्जेंटीना, बोलिविया एंड आई थिंक चिले, राइट, ये तीन कंट्रीज में है। इन दीज कंट्री लिथियम माइनिंग चल रही है, जो लिथियम ट्रायंगल होता है। और इन दीज कंट्रीज द लिथियम माइनिंग, okay, the lithium mining is so polluting that okay, to get 1 ton of lithium, to extract 1 ton of lithium, you are releasing multiple times greenhouse gases। और सेम एग्जांपल बायोफ्यूल में है। ऑल्दो ठीक है, यू आर ब्लेंडिंग एथेनॉल इन द, ठीक है, 20% ब्लेंड कर दिया, बहुत सेविंग हो गई, पैसे बच गए हमारे, और यू आर सेइंग इन्वायरमेंट बच गया, बट द फार्मर हु इज ग्रोइंग दैट शुगर केन, that is grown with a lot of excess water, and that is depleting the water table, that is being, okay, that water is being pumped with diesel pumps। तो फायदा हुआ क्या? ओके, फायदा हुआ क्या? दैट इज वन ऑफ द आर्ग्यूमेंट्स दैट दिस एथेनॉल ब्लेंडिंग स्प्री, उसके पीछे में शुगर केन लॉबी है। बिकॉज जो एक्सेस शुगर केन बच जाता है, उसका जो कंजम्पशन होता है, okay, that was a major headache for the farmers. So they, in Maharashtra, in UP, the sugarcane lobby is very powerful. West UP का sugarcane lobby और महाराष्ट्र का sugarcane lobby is very powerful political, they give political backing and they receive political backing। okay, yes, ये वाला एक issue है। तो ये इस चीज को आप नहीं, okay, this is something that you cannot say in the open। okay, that is something that you cannot say in the open कि क्या शुगर केन लॉबी इज बिहाइंड दिस मूव। जब तक आप शुगर केन को सस्टेनेबली ग्रो नहीं कर रहे हैं, ड्रिप इरिगेशन वगैरह यूज नहीं कर रहे हैं, इफ यू आर नॉट यूजिंग अल्टरनेटिव हार्वेस्टिंग सिस्टम, अल्टरनेटिव इरिगेशन सिस्टम,
You cannot claim, my friend, that your, this ethanol that you are blending with the petrol, that is a good thing. Okay, so ये चीज आपको ध्यान रखना है. Then there is also one thing. Suppose there are some states are giving incentives to sugarcane farmer, that okay, you can give your sugarcane for ethanol production. So what they are going to do is that they are going to allocate their crops to ethanol factories and not the sugar factory. वो बोलेगा कि मेरे पास शुगर फैक्ट्री में जा रहा हूँ, तो शुगर फैक्ट्री से क्या मिलता है, शुगर मिल से क्या मिलता है? कैन एनीवन टेल मी? शुगर मिल से कुछ मिलता है शुगर केन फार्मर्स को? कैन यू टेल मी द टर्म दैट इज गिवन बाय एमएसपी? नहीं, बहुत क्लोज हो, एफआरपी मिलता है. ओके, फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस. एमएसपी शुगर केन के लिए नहीं होता है. एमएसपी इज अनाउंस्ड. ओके, अनाउंस्ड बाय whom? कैन यू टेल मी? एमएसपी जो है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, इज अनाउंस्ड बाय whom? CCEA. and it is recommended by whom? CACP. ओके, ये चीज आप याद रखना. तो CCEA जो अनाउंस करता है, तो MSP for 22 or so crops and FRP for sugar cane. तो sugar cane के लिए FRP होता है, और FRP जो क्लेम होती है, that is being claimed directly from the sugar mills. sugar mills जो सरकारी sugar mills होते हैं या इवन प्राइवेट sugar mills होते हैं, वो FRP दे देती है mills को. ओके, यस. अब मान लो कि एक दुविधा है. ओके, I'll present you a dilemma. You are getting 20 rupees maybe for one sugar cane from that sugar cane mill. Okay, and you are getting 25 rupees for ethanol blending per sugar cane. Suppose, hypothetically speaking, okay, this is not the correct representation, but hypothetically speaking, तो where the farmer will head? अपना जो बुल्लक कार्ट में अपना शुगर केन डाल के कहाँ जाएगा? एथेनॉल फैक्ट्री की शुगर फैक्ट्री, एथेनॉल फैक्ट्री जाएगा. और उसके चक्कर में sugar production will come down, and sugar is something which is consumed by everyone, poor and rich alike. Okay, we are one of the largest producers of sugar, but we do not export. Why? Because हम consumers भी हैं. चाय तीखी सबको पीनी है. हमारे कंट्री में चाय सबको जो चीनी तीखी चाहिए. आप जाके देख लो जो खाना मिलता है. ओके, एवरीथिंग जो शुगरी हमारा स्वीट्स होता है कल्चर में. ओके, शुगर बहुत एक इंपॉर्टेंट फंक्शन होल्ड करता है. दंगे हो जाएंगे अगर इस टाइप की हरकत हुई तो वहां पर भी गवर्नमेंट को देखना है. द गवर्नमेंट हैज टू सी दैट ओके, इट इज क्रिएटिंग अ बैलेंस. ओके, इट इज क्रिएटिंग ए बैलेंस. ओके, यस. अब हम आ जाते हैं सेकेंड जनरेशन बायोफ्यूल. ओके, okay, so now let us talk about second generation biofuels. So it is produced from non-food crops. Okay, this is spelling is wrong, I'll correct it. So it is produced from non-food crops, okay, or portions of food crops that are not edible. So that this is the correct thing. This is the correct thing. Okay, second generation biofuel में जो edible नहीं है, उससे क्या होगा? Food security intact रहेगी. Okay, food security हमारी intact रहेगी. Okay, and it is considered as waste such as stems, husks, wood chips, fruit skins and peelings. Okay, इसमें एग्जांपल क्या है? सेल्यूलोज एथेनॉल. ओके, जो बच जाता है पल्प वगैरह. once you are done with the fruits and the the vegetables, जो पल्प वगैरह बच जाता है. ओके, यस, मिल से. और ये एक और अच्छा पॉइंट बताया इसने कि मिल से लेंगे, फार्मर से नहीं लेंगे. फार्मर जाके अपना मिल्स को दे देगा, एंड द मिल्स का जो बाई प्रोडक्ट बच जाएगा आफ्टर देयर प्रोसेसिंग, वहां से देयर इट विल बी प्रोक्योर्ड फॉर एथेनॉल. थर्मोकेमिकल रिएक्शन और बायोकेमिकल कन्वर्जन प्रोसेस, वहां पर क्या होता था फर्स्ट जनरेशन में? कन्वेंशनल मेथड, विच वाज अगेन अ पोल्यूशन ड्रिवन मेथड. लेकिन सेकेंड जनरेशन में थर्मोकेमिकल रिएक्शन होगा, विच इज नॉट दैट पोल्यूटिंग. ओके, though these fuels do not affect the food economy, production becomes complicated, so you need skill for this. Okay, आपको क्या चाहिए? आपको इसके लिए skills चाहिए, which might not be present pan India. Some good states, some rich states might have this, but not everyone. Okay, अब हम आ जाते हैं थर्ड जनरेशन बायोफ्यूल्स में. So it is produced from microorganisms like algae. तो व्हेन आई से एल्गी, ये मत सोचो कि कोई सी में जा रहा है या पॉन्ड्स में उतर रहा है और फिर वहां से एल्गी ले रहा है. व्हेन यू थिंक लाइक दैट,
So it becomes a very inefficient process. ये जो एल्गी है ये कमर्शियल प्रोडक्शन वाला एल्गी है. People generally do commercial production. Yes, इस टाइप के बायोरिएक्टर वगैरह में आप इसको उगा सकते हो. इसका एग्जाम्पल क्या होगा? ब्यूटानॉल. ओके, इसका एग्जाम्पल आप क्या इंक्लूड कर सकते हो? ब्यूटानॉल. इट बिकम्स द थर्ड जनरेशन बायोफ्यूल. तो ये अच्छा भी है. Okay, this is a very green option. Third generation obviously means that it is an improvement over the second generation. So obviously this will be a greener option. Okay, yes. Microorganisms like algae can be grown using land and water unsuitable for food production. तो ये बहुत अच्छी चीज हो रही. You don't need to occupy, arable land. ऐसा लैंड जहां पर आप क्रॉप्स उगा सकते हो उसको ऑक्यूपाई करने की जरूरत नहीं है. बंजर जमीन पे यू कैन गो टू एनी बंजर जमीन और वहां पर जाके आप उगा सकते हो. एक डिसएडवांटेज है दैट फर्टिलाइजर यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ सच क्रॉप्स लीड टू एनवायरमेंटल प्रोडक्शन सॉरी पोल्यूशन. पोल्यूशन का एक इशू है. यस, समुद्र की काई जिसको वगैरह बोलते हैं. यस, अगर आपने सुना होगा स्पिरुलिना. स्पिरुलिना सुना है आपने? वो आजकल स्पिरुलिना का कैप्सूल्स आता है. पीपल टेक स्पिरुलिना बिकॉज इट इज हाईली रिच इन प्रोटीन. ओके, वो काफी ज्यादा. और स्पिरुलिना इज यूज्ड बाय whom? कैन यू टेल मी? इट इज यूज्ड बाय वन स्पेसिफिक. अरे वेरी गुड, स्पेस ट्रैवलर्स. ऑलराइट, इट इज यूज्ड बाय स्पेस ट्रैवलर्स. तो स्पिरुलिना इज हाईली रिच. एक कैप्सूल में बहुत ज्यादा प्रोटीन मिलता है. सो उसी तरीके से एल्गी वगैरह भी. स्पिरुलिना जाओगे तो बिहार वगैरह में, बैक होम इन माय स्टेट बिहार में, दे आर ग्रोइंग these spirulinas. ओके, और उसको क्या करते हैं कि दे आर हैविंग दिस, वो टैबलेट बनाने की मशीन होती है और तुरंत स्पिरुलिना निकाला, टैबलेट बनाया और उसमें एक पैकेट में डाला और अमेजोन पे बेच दिया. और तो उसी तरीके से एल्गीज को भी बायो रिएक्टर्स में उगा के दे आर डूइंग कमर्शियल प्रोडक्शन फॉर बायोफ्यूल प्रोडक्शन. ओके, सो दैट इज ऑल्सो अ वेरी गुड ऑप्शन जिससे फार्मर्स का, ओके, दैट जिससे क्या होता है, फार्मर्स एक एक नया फ्रंट खोल सकते हैं. ओके, अपना जो आमदनी है उसको बढ़ाने के लिए. ठीक है. यस, पतंजलि का स्पिरुलिना आजकल बहुत पॉपुलर है एंड आई थिंक दैट बाबा रामदेव इज आल्सो डूइंग अ लॉट ऑफ मार्केटिंग फॉर दैट प्रोडक्ट. ओके, मैंने ट्राई खुद नहीं की बट आई थिंक दैट इट हैज बिकम वेरी पॉपुलर. अब हम आ जाते हैं फोर्थ जनरेशन बायोफ्यूल्स. तो फोर्थ जनरेशन बायोफ्यूल जो है, that obviously means it is one of the best possible biofuels that is in the market. So these are grown from crops that are genetically engineered to take in high amounts of carbon. They are grown and harvested as biomass. तो ये समझ में आया? What is this beautiful concept? It is a beautiful concept. तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेज में जो क्रॉप्स उग रहे हैं बायोफ्यूल के लिए, they are taking in a lot of carbon. तो एक अच्छा काम ये भी कर रहे हैं कि अपने उगने के साथ में दे आर ऑल्सो डूइंग कार्बन कैप्चर फ्रॉम द इन्वायरमेंट. और उनको जेनेटिकली ऐसे इंजीनियर्ड किया जाता है दैट मैक्सिमम कार्बन अपने अंदर सोख सके. तो उसको उगाया, और जब उसको उगा लिया तो उगाने में देयर इज अ विन. अगर आप उसको उगाओगे, दैट इफ यू आर ग्रोइंग दैट पर्टिकुलर क्रॉप, उसी में फायदा है. दैट ओके, आपके आसपास का जो एनवायरमेंट है दैट हैज बिकम वेरी गुड बिकॉज कार्बन कैप्चर कर रहा है. लेकिन एक और फायदा क्या है कि वो जो क्रॉप्स है आप उससे क्या कर सकते हो, यू कैन हार्वेस्ट इट एज बायोमास एज वेल. सो डबल impact it is creating. Then such crops are then converted into fuel using second generation technique. What was the second generation technique? कोई बता सकता है? थर्मो केमिकल रिएक्शन. ओके, वो यूज करके सेकेंड जनरेशन टेक्निक्स यूज करके उसको कन्वर्ट कर रहे हैं. द फ्यूल इज प्री कंबस्टेड. ओके, I'll repeat it. Suppose you go into a lab, you are growing certain crops. Okay, आप certain crops को उगा रहे हो और वो क्रॉप्स ऐसे हैं कि आपने उस क्रॉप को जेनेटिकली इंजीनियर कर दिया है टू ट्रैप as much carbon as possible. So that is a good point that only in the harvesting stage, सिर्फ हार्वेस्टिंग में ही आपको एक फायदा हो रहा है, लेकिन इट इज गोइंग बियॉन्ड दैट ऑल्सो. कार्बन कैप्चर कर रहा है अपने ग्रोइंग फेज में, बट वंस इट इज ग्रोन
आप उसको एज अ बायोमास भी यूज कर सकते हो, कन्वर्टिंग इट यूजिंग थर्मोकेमिकल रिएक्शंस, दैट वाज पार्ट ऑफ द सेकंड जनरेशन टेक्निक। अब समझ में आया? वर यू एबल टू गेट इट और शुड आई रिपीट अगेन? ओके, एनीवेज, ठीक है। सम ऑफ दीज फ्यूल्स आर कंसिडर्ड कार्बन नेगेटिव। मैंने अभी बताया कि ग्रोइंग फेज में ही कार्बन ले ले रहा है, तो जब उसको कन्वर्ट कर रहे हैं, सपोज आपने -50 कार्बन किया, -50 आपने कार्बन एब्जॉर्ब किया फ्रॉम द इन्वायरमेंट, जब आपका थर्मोकेमिकल रिएक्शन हुआ तो यू आर रिलीजिंग +40 कार्बन। तो -50 +40 आपने लिया ड्यूरिंग योर ग्रोथ फेज, दीज जेनेटिकली इंजीनियर्ड प्लांट दे आर टेकिंग सपोज -50 टन्स ऑफ CO2 और रिलीज किया ड्यूरिंग देयर कन्वर्जन टू बायोफ्यूल। ध्यान से सुनना, अपने ग्रोइंग फेज में -50 टन उन्होंने एक्सट्रैक्ट कर लिया, मतलब अपने अंदर ले लिया, तो इन्वायरमेंट में कितना कम हुआ? 50 टन कम हुआ, तो दैट इज वाई -50। लेकिन जब उनको आप कन्वर्ट कर रहे हो यूजिंग थर्मोकेमिकल रिएक्शन, तो सपोज 40 टन छोड़ दिया इन्वायरमेंट में, तो क्या ये नेट नेगेटिव हुआ कि नहीं? स्टिल एट द एंड ऑफ द स्टेज of the fourth generation biofuel, it is net negative, फिर भी -10 tons of carbon ज्यादा ही अपने अंदर लिया। तो दिस इज अ ब्यूटिफुल कंसेप्ट, ओके। और अभी इसको कमर्शियलाइज नहीं किया गया उस स्केल पे, लेकिन बहुत जल्दी अगर जिस दिन कमर्शियलाइज हो जाएगा ये, तो दिस विल बी अ नेट विन फॉर द प्लैनेट, ओके। और हमारा जितना भी अब पेरिस अग्रीमेंट है, GHG वगैरह, उस सब में भी हेल्प करेगा, ओके। यस, एक्सेस CO2 वगैरह, कार्बन एक तरीके का कार्बन सिंक, कार्बन ट्रैप जो कह लो, ओके। इट विल बी लाइक दैट ओनली। अब हम आ जाते हैं काइंड्स ऑफ बायोफ्यूल्स पे। So bioethanol, it is derived from corn and sugarcane using the fermentation process. A liter of ethanol contains approximately two-thirds of the energy provided by a liter of petrol. So ये कहाँ से बायोएथेनॉल? दो जगह से मिल रहा है आपको, कॉर्न एंड शुगर केन, ओके। जब आप उसका फर्मेंटेशन करते हो तो कॉर्न वगैरह आपने देखा होगा मेक्सिको वगैरह में, इफ यू गो टू मेक्सिको, वहां पर कॉर्न का फर्मेंटेशन के बाद वो बनता है, अल्कोहल बनता है, ओके। तो उसी के प्रोसेस में, और शुगर केन के भी फर्मेंटेशन के प्रोसेस में, यू कैन गो एंड डिराइव दिस बायोएथेनॉल, ओके। ये याद रखना, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। देन अ लीटर ऑफ एथेनॉल कंटेन्स अप्रोक्सीमेटली टू-थर्ड ऑफ द एनर्जी प्रोवाइडेड बाय अ लीटर ऑफ पेट्रोल, ओके। तो 1 लीटर एथेनॉल जो है, इट इज अ ग्रीन, सपोजिटली इट इज अ ग्रीन सोर्स ऑफ एनर्जी। तो उसमें कितना एनर्जी रहता है? टू-थर्ड of 1 liter of petrol, almost as good as petrol, okay. It is almost as good as petrol. When mixed with petrol, bioethanol tends to improve combustion performance and lowers the emission of carbon monoxide and sulfur oxide, okay. इसमें क्या है कि मैंने स्टार्टिंग लेक्चर में बताया था, अगर आपको याद होगा, तो व्हेन यू गो टू दीज पेट्रोल पंप्स, जब आप पेट्रोल पंप में जाते हैं, राइट, हाँ, तो वहां पर जाके यू विल सी ग्रीन स्ट्राइप्स ऑन सर्टेन पंप्स, मतलब जो पंप रहता है जिसको निकाल के आपके गाड़ी में पेट्रोल डाल रहे हैं जिससे, यस, वो ग्रीन स्ट्राइप रहता है पूरा, एंड दैट इज एथेनॉल ब्लेंडेड, ओके। यस, पावर नहीं, पावर पेट्रोल जो देखो स्पीड होती है ना, देखो, दैट इज अनदर कंसेप्ट। वो नॉकिंग समथिंग, देयर इज समथिंग कॉल्ड ऑक्टेन नॉकिंग, ओके। उसमें क्या होता है बेसिकली, जो सपोज क्रूड आया, ओके, क्रूड आया, क्रूड का कंसेप्ट आपको समझते हो ना? क्रूड हमने निकाला, यार ये क्रूड निकाला, ओके, एक्सपोर्ट हुआ, उसका रिफाइनरी हुआ। इंडिया इज द, आपको पता है ना, इंडिया इज द बिगेस्ट रिफाइनरी इन द वर्ल्ड। अभी हम यूरोप को रशियन ऑयल चूना लगा के बेच रहे हैं, चूना इन द सेंस कि उनको पता है, दे नो, हम ऐसा नहीं कि उनको अंधेरे में रख के बेच रहे हैं, लेकिन वी आर डूइंग अ बिगेस्ट हाइस्ट दैट इज पॉसिबल। रशियन ऑयल को उसके ऊपर इंडियन रिफाइनरी का ठप्पा मार के, एंड वी आर सेलिंग इट टू द यूरोपियंस, एंड द यूरोपियंस आर फंडिंग द रशियन वॉर। तो जब भी यूक्रेन में देर इज अ बॉम्ब ड्रॉपिंग, तो द यूरोपियंस आर देमसेल्व्स फंडिंग इट, and that is thanks to whatever India is doing, okay. So that is a net WIL से, okay. So crude आता है, अच्छा चलो, let us get back, crude आता है, तो crude में you will get
यहाँ से अगर उसको इनिशियल उसका आप करोगे, रिफाइनरी करोगे, आप जब उसको रिफाइन करोगे तो डीजल मिलेगा। ओके, इसलिए डीजल सस्ता है। डीजल अगर आपको कितना में मिल रहा है, 75 76। ओके, जब 100 रुपए का पेट्रोल होता है तो 75 80 रुपए का आपका डीजल होता है। ओके, उसके पीछे एक और रीजन है दैट सब्सिडी मिलती है, बिकॉज इट इज यूज्ड बाय फार्मर्स फॉर देयर ट्रैक्टर्स एंड पंप्स। लेकिन फिर भी डीजल सस्ता रहता है बिकॉज एक्सट्रैक्शन प्रोसेस के बाद जो रिफाइनरी प्रोसेस होता है तो सबसे पहले डीजल निकलेगा। ओके, देन आपको पेट्रोल मिलेगा। ओके, देन उसके बाद जो आप देखते हो स्पीड पेट्रोल, एक्स पेट्रोल, ओके, जो प्रीमियम पेट्रोल, जो थोड़ा सा और महंगा होता है, 100 का अगर नॉर्मल पेट्रोल हुआ तो जो वो होता है 110 का होता है। ओके, और उसका एडवर्टीजमेंट्स भी आता है कि उसको अपने पेट्रोल को गाड़ी में डाला एंड गाड़ी बिकेम फ्रॉम मारुति स्विफ्ट, इट बिकेम अ फरारी। ओके, तो ये ऐड क्यों होता है? बिकॉज इट इज फर्दर रिफाइंड। तो रिफाइनरी, जितना रिफाइंड पेट्रोल होगा उतना महंगा होगा और उतना गाड़ी के लिए अच्छा होगा। 110 रुपए का आप अगर वो पेट्रोल डालोगे तो आई थिंक देयर इज समथिंग कॉल्ड ऑक्टेन नॉकिंग। ओके, तो उसके वजह से क्या होता है, आपकी गाड़ी ज्यादा टाइम चलती है बिकॉज प्रोसेस करने में, इंजन को प्रोसेस करने में ज्यादा मेहनत नहीं लगती है। लेकिन डीजल गाड़ी क्यों इतनी जल्दी खराब हो जाती है? वाई डीजल कार्स, ओके, इतनी जल्दी खराब, उसके मेंटेनेंस ज्यादा क्यों होता है? ऑल राइट, यस, दैट इज ऑल्सो ट्रू। उसका मेंटेनेंस इसलिए ज्यादा होता है बिकॉज गाड़ी पे इम्पैक्ट पड़ता है क्योंकि उसमें रिफाइंड कम रहता है। ओके, इट इज स्टिल इन द इनिशियल स्टेजेस ऑफ बीइंग रिफाइंड। तो एथेनॉल एडिंग रिजल्ट्स इन अ कंप्लीटली, यस, एथेनॉल एडिंग टोटल डिफरेंट थिंग होता है। ओके, और जो BS6 नॉर्म्स वगैरह अगर आपने देखा है तो उसमें द कंपनीज, ओके, कंपनीज जो है उनको ऐसा करना है दैट जो उनकी इंजन्स हैं, दे हैव टू इंश्योर देयर इंजन्स कैन टेक दिस 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग। ओके, बिकॉज पहले क्या होता था एक्चुअली में, इसमें आई हैव डन सम रिसर्च आल्सो, ओके, अ फ्यू डेज बैक। पहले मेरे को लगता था कि एथेनॉल ब्लेंडिंग करने से गाड़ी खराब हो जाती है। ओके, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर इंजन फाइन ट्यून्ड हो एंड द कार इज एबल टू टेक दैट 20% एथेनॉल, तो एक्चुअली में एथेनॉल ब्लेंडिंग के वजह से कार का परफॉर्मेंस बेटर होता है। एंड दैट वाज अ मिसकंसेप्शन जो मैं बहुत दिन से पाल रखा था कि एथेनॉल ब्लेंडिंग से कार खराब हो जाती है। ओके, ऐसा नहीं होता है। अगर कार ले सकती है आपकी एथेनॉल ब्लेंडिंग 20%, तो यू कैन गो हेड। लेकिन फिर वो क्या होता है कि उसमें ऐसा भी होता है दैट मे बी इन द लॉन्ग रन, ओके, इंजन के लिए अच्छा नहीं है वो। हो सकता है कि 15 साल के बाद आपको इंजन बदलना पड़े या गाड़ी बेचनी पड़े, लेकिन हो सकता है उसका 5 साल कम हो जाए। यस भाई। भाई उसके लिए जो आप कह रहे हो ना, तो उसके लिए कुछ कंपोनेंट्स इंजन के है ना अलग से डिजाइन करने पड़ेंगे अगर लॉन्ग टर्म में उसको सस्टेनेबल बनाना है ना। तो जैसे कुछ पिस्टन तो नहीं, लेकिन क्रैंक शाफ्ट और कैम शाफ्ट में कुछ डिजाइन चेंजेस करने पड़ेंगे, ताकि वो 20% वाला मतलब पूरी लाइफ टाइम में उसको दिक्कत ना दे। नहीं तो अगर आप नॉर्मल पेट्रोल के लिए बनाओगे और उसमें वो ये 20% वाला डालोगे तो दिक्कत करेगा उसकी। वो हाँ, उसकी ऑक्टेन रेटिंग ठीक है, लेकिन जो दूसरे कंपोनेंट्स है ना वहां पे दिक्कत आती है भाई। Yes, so I think that is something that you heard from the engineer's mouth, है ना? So yes, so BS6 वगैरह जो नॉर्म्स अगर आप पढ़ोगे तो वहां पर द कंपनी इज ऑब्लिगेटेड नाउ अपने इंजन को इस तरीके से बनाना है कि ये इंडिया इंडिया का जो ये पॉलिसी एथेनॉल ब्लेंडिंग है। एथेनॉल ब्लेंडिंग यार देखो, हमें वी डोंट केयर टू हूट्स अबाउट एनवायरमेंट। गरीब कंट्री है, एनवायरमेंट दिखाने के लिए ठीक है, ओके, पेरिस वेरिस में जाके बात करने के लिए ठीक है। The main reason why we are doing ethanol blending, can anyone tell me what why we are doing ethanol blending? और ethanol blending इतना क्यों? Yes भाई। भाई बाहर से तेल मंगाना पड़ता है तो करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ता है ना। तेल नहीं मंगाना बिल्कुल, पड़ेगा तो पैसे नहीं है। कैड। देखो एक और चीज है, दिस कुड बी अ रेवोल्यूशन। व्हाई आई एम सेइंग इट कुड बी अ रेवोल्यूशन इफ डन करेक्टली। इंडिया हैज ऑलवेज बीन एन एनर्जी पुअर कंट्री एंड दैट इज समथिंग दैट आई टोल्ड इन द एंथ्रोपोलॉजी क्लास आल्सो। अगर आप देखोगे काऊ है, व्हाई द काऊ इज सेक्रेड? बिकॉज वी काऊ जो गौ माता है वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करती है इन एनर्जी पुअर कंट्री। वी हैव ऑलवेज बीन एन एनर्जी पुअर कंट्री, और एनर्जी पुअर कंट्री हम रहे हैं उसके वजह से, ओके, उसके वजह से
हम ऑलवेज हम एक कैड में रहे, दैट इज करंट अकाउंट डेफिसिट, चालू खाता जिसको बोलते हैं, उसके डेफिसिट में रहे। हमारा जो इंपोर्ट बिल है दैट हैज ऑलवेज स्वेल्ड कंपेयर टू आवर एक्सपोर्ट्स। अभी थोड़ा एक्सपोर्ट ठीक भी हुआ है। अब एथेनॉल ब्लेंड करेंगे तो वी कैन एक्चुअली बी एनर्जी इंडिपेंडेंट। ओके, हो सकता है कि हमें उतना तेल के लिए नहीं मंगाना पड़े। ओके, कतरीज हैं और जो सऊदीज हैं आंख दिखा के चले जाते हैं। ओके, कुछ भी बोल के चले जाते हैं। दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ जियो पॉलिटिक्स। ऑलराइट, हर चीज में देख रहे हो आप जियो पॉलिटिक्स घुसा हुआ है। एनीवेज, आगे चल। अब हम बायोडीजल की बात करते हैं। सो बायोडीजल इट इज डिराइव्ड फ्रॉम वेजिटेबल ऑयल्स लाइक सोयाबीन, palm oil, vegetable waste oil, and animal fats by a biochemical process called transesterification. Okay, क्या है ये ट्रांस? ओके, एस्टरिफिकेशन। जब आपने 11th 12th वगैरह में पढ़ी होगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो वहां पर एस्टरिफिकेशन आपने पढ़ा होगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आई थिंक इस टाइप से कुछ होता है ना, इस टाइप से समथिंग समथिंग। तो एनीवेज, तो एस्टरिफिकेशन ट्रांस एस्टरिफिकेशन प्रोसेस से होता है। लेकिन इसमें भी एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? सोयाबीन जो है, प्रॉब्लम इसमें क्या है कि जो सोयाबीन है इट इज नॉट गुड फॉर योर सॉइल। ओके, जो सॉइल वगैरह है, पाम ऑयल डेडली, palm oil is actually deadly. There is a national policy on palm, palm plantation. हम पाम ऑयल क्या करते हैं, अगर आपको याद होगा 2021 का ये क्वेश्चन था। हम पाम ऑयल मंगाते हैं मलेशिया और इंडोनेशिया से। ओके, और अगर आपको याद होगा तो जब मलेशिया ने कुछ महातीर मोहम्मद के समय हरकत की थी, तो हमने मलेशिया से पाम ऑयल खरीदना बंद कर दिया था। तो दे केम क्राइम की, ले लो ठीक है, हमसे गलती होगी। ओके, सो पाम ऑयल एक है कि अंडमान में, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में हम पाम के पेड़ लगाएंगे, और नॉर्थ ईस्ट में असम वगैरह में हम पाम के पेड़ लगाएंगे। ओके, लेकिन सोयाबीन एंड पाम, ऑल दीज थिंग्स विच आर अ प्रीकर्सर फॉर बायोडीजल, दे आर डेडली ऑन द सॉइल एंड ऑन द इन्वायरमेंट। ओके, वो क्या करता है कि सॉइल का पूरा जो न्यूट्रिशनल फैक्टर होता है उसको खींच लेता है अपने अंदर। ओके, सो दैट इज वन ऑफ द इशू। ये याद रखना, ट्रांसएस्टरिफिकेशन ऊपर ऊपर की चीजें। इट प्रोड्यूसेस वेरी लेस और नो अमाउंट ऑफ हार्मफुल गैसेस एज कंपेयर टू डीजल। लेकिन अगर हम बायोडीजल को सिर्फ डीजल से कंपेयर करें तो बायोडीजल इज अ गुड ऑप्शन। और बायोडीजल वगैरह बसेस वगैरह चला सकते हो। ओके, एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल से एथेनॉल रन, 100% एथेनॉल रन, अगर आपको याद होगा गडकरी साहब ने 100% एथेनॉल रन बसेस चलाई हैं। ओके, यू कैन डू दैट एज वेल। इट कैन बी यूज्ड एज एन अल्टरनेटिव फॉर कन्वेंशनल डीजल फ्यूल। अब हम आ जाते हैं बायोगैस पे। So it is produced by anaerobic decomposition of organic matter like sewage. Anaerobic decomposition का मतलब क्या होता है फ्रेंड? Anaerobic decomposition का मतलब होता है in absence of oxygen, in absence of oxygen. ओके, बिना ऑक्सीजन के ओके ये निकलता है। तो कैसे होता है? एक सपोज दिस इज अ प्लांट। ओके, यहाँ से गांव के लोग क्या करते हैं, दे कम टू दैट बायोगैस प्लांट। जनरली गांव वगैरह में लगाया जाता है बिकॉज वहाँ इजिली अवेलेबल होता है। यहाँ मैन्योर डालते हैं। ओके, नीचे जाता है, इस टाइप से रहता है। ये इनलेट है, बायोगैस इनलेट है। दिस इज कॉल्ड समथिंग कॉल्ड बायोगैस इनलेट। और जब नीचे जाता है तो यहाँ पर बंद हो जाता है, और यहाँ पर क्या होता है, स्लज वगैरह बनता है, जिसके जिस विच इज डन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अंदर में ऑक्सीजन नहीं होता है, और जब ऑक्सीजन नहीं होता है तब व्हाट हैपेंस, एनारोबिक डिकम्पोजिशन होता है। तो गांव वालों ने यहाँ पर गोबर डाला, नीचे गया, एनारोबिक डिकम्पोजिशन हुआ, और फिर गैस चैनल होके यहाँ पर एक इनलेट के थ्रू सप्लाई होती है। ओके, सो दिस इज योर कंसेप्ट ऑफ बायोगैस। Major proportions of biogas are methane and carbon dioxide. That is one of the issues. तो एनर्जी में हेल्प करती है, लेकिन मीथेन की वजह से, मीथेन का कंस्टिट्यूएंट होने के, एज अ कंस्टिट्यूएंट होने की वजह से ये प्रॉब्लमैटिक है। और मीथेन अगर आपको पता है, सो इट इज मच मोर डेडली। उसका ग्रीन हाउस पोटेंशियल, ओके, ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल, GWP जिसको बोलते हैं, इट इज मच हायर। मीथेन इज मच मोर अ प्रॉब्लम देन कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, इट इज कॉमनली यूज्ड फॉर हीटिंग इलेक्ट्रिसिटी एंड फॉर ऑटोमोबाइल्स। ओके, आप इसको यूज कर सकते हो घर, जनरली हीटिंग में आप यूज कर सकते हो।
इलेक्ट्रिसिटी में भी यूज कर सकते हो, और ऑटो अपनी गाड़ी वगैरह में आप इसको भी यूज कर सकते हो। बायोब्यूटानॉल, लेट अस कम टू द फोर्थ पॉइंट, दैट इज बायोब्यूटानॉल। इट इज प्रोड्यूस्ड इन द सेम वे एज बायोएथेनॉल थ्रू द फर्मेंटेशन ऑफ स्टार्च। ये स्टार्च के फर्मेंटेशन से प्रोड्यूस होता है। The energy content in butanol is the highest among other gasoline alternative. My friends, this is a prelims fact. चार ऑप्शन दे देगा, इसमें से किसका सबसे ज्यादा हाईएस्ट है? बायोब्यूटानॉल, बायोगैस, बायोडीजल और बायोएथेनॉल। ओके, सो इसमें आपको आंसर क्या लिखना है? बायोब्यूटानॉल। ओके, सो it has the highest among the other gasoline alternatives. It can be added to diesel to reduce emission. Okay, जितना भी, इट सर्व्स एज अ सॉल्वेंट इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री एंड इज आल्सो यूज्ड एज अ बेस इन परफ्यूम्स। ओके, ये क्या है? बेस की तरह भी आप यूज कर सकते हो इन परफ्यूम्स। ओके, किससे बनता है? फर्मेंटेशन ऑफ स्टार्च। स्टार्च कहाँ से मिलता है आपको? कैन यू टेल मी? स्टार्च आप पोटैटो से ले सकते हो, स्टार्च आप राइस से ले सकते हो, स्टार्च। ओके, यस, कॉर्न वगैरह में भी मिलता है। यस। अब आ जाते हैं बायोहाइड्रोजन पे। So biohydrogen like biogas can be produced using a number of processes such as pyrolysis, gasification and biological fermentation. ये तीन प्रोसेस है, याद रखना। पायरोलिसिस, ओके, गैसिफिकेशन और बायोलॉजिकल फर्मेंटेशन। एंड इट कैन बी द परफेक्ट अल्टरनेटिव फॉर फॉसिल फ्यूल। क्या है? बायोहाइड्रोजन। अब हम आ जाते हैं एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज में, लास्ट पोर्शन है। कल हम करेंगे क्या? नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी और बायो, यस हाँ, बायो जो बायोफ्यूल अलायंस है। ओके, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस। एडवांटेजेस ऑफ बायोफ्यूल्स क्या क्या है? अवेलेबिलिटी, मिल जाता है बहुत इजीली, गोबर हर जगह मिलता है। ओके, जो शुगर केन होता है वो हर जगह मिलता है, जो स्क्रैप्स होता है मिल्क का वो हर जगह मिलता है। सोर्स मटेरियल, ऑलराइट, लिमिटेड सोर्स मटेरियल नहीं है, वाइड अवेलेबिलिटी है। ओके, वाइड रेंज ऑफ मटेरियल से बनता है। वेयर एज जो आपका नॉन रिन्यूएबल है, जो नॉन रिन्यूएबल पार्ट है, दैट इज वो आपको बहुत कहीं कहीं जगह पे मिलेगा। तो ये बेसिकली दिस इज अ वेरी पॉपुलर ऑप्शन, इट कुड बी अ पॉपुलर ऑप्शन। देखो, ईरान, सऊदी अरेबिया, कतर, वेनेजुएला, नाइजीरिया, ओके, ऑल दीज कंट्रीज आर ब्लेस्ड बाय द गॉड्स। ओके, उन पे ये ब्लेसिंग थी कि उनके उनके कोस्ट लाइन पे मिल गया ऑयल, तो उसको एक्सप्लॉइट करके वो कमा रहे हैं। लेकिन अब इंडिया है, विच हैज ऑलवेज बीन एनर्जी पुअर कंट्री। ओके, बॉम्बे हाई पे गए, और जब तक ब्रिटिशर्स नहीं आए तब तक हमें नहीं पता था कि दिग्बोई क्या होता है, और बॉम्बे हाई हमें 30 साल लग गए आफ्टर इंडिपेंडेंस। सो वो भी खोजने पे मिलता है, और कहीं कहीं पे पोटेंशियल है। गोदावरी बेसिन में पोटेंशियल, बहुत सालों से सुन रहे हैं, पोटेंशियल है, बहुत पोटेंशियल है। बिहार में मिलता है ऑयल। ओके, बिहार में मैं तो सुन रहा हूँ 20 साल से। ओके, जब से छोटा 4-5 साल का बच्चा था तब से पीपल वेयर सेइंग कि ओके, सीतामढ़ी में वी शुड बाई सम लैंड बिकॉज वहां पर ऑयल मिलेगा। अभी तक कुछ नहीं हुआ। तो एनर्जी पुअर कंट्री है, लेकिन हमारे पास गोबर की कमी नहीं है, हमारे पास शुगर केन की कमी नहीं है। तो दिस इज एक्चुअली अ वेरी डेमोक्रेटिक सोर्स ऑफ एनर्जी। दिस इज ऑल्सो अ वेरी डेमोक्रेटिक सोर्स ऑफ एनर्जी। ओके, वैभव, यू वांट टू से समथिंग, ऐड समथिंग? सर, ये बात से पूछनी थी कि सर कोई ज्योग्राफिकल रीजन हो सकता है कि इंडिया में से कोई भी इतना लार्ज पेट्रोलियम का रिजर्व क्यों नहीं है? वी आर अ फर्टाइल कंट्री, राइट? हम एक फर्टाइल कंट्री हैं। अगर आप देखोगे तो ओल्ड सिस्टम्स में आपको ज्यादा मिलेगा ऑयल। ओके, ओल्ड सिस्टम्स में यू कैन फाइंड मोर ऑयल, और बेसिन्स में मिलता है। ऑल राइट, बेसिन्स में ऑयल मिलता है। एंड अगर आप जाओगे सऊदी अरेबिया वगैरह में तो डेजर्टेड एरिया, हम क्या है? फर्टाइल एरिया। वी वेर वंस अ सुपर पावर। जब ऑयल, प्री ऑयल एरा, प्री इंडस्ट्रियल एरा में हम क्यों सुपर पावर थे? बिकॉज उस समय द वर्ल्ड वॉज रन बाय एग्रीकल्चर। हमारे पास क्या था? वी वेर ब्लेस्ड देन, वी वेर अ ब्लेस्ड कंट्री देन। आपको मैं एक चीज बताता हूँ, कतर, पता है आपको? कतर की पॉपुलेशन 15,000 थी, एंड दे यूज टू लिव इन वन फोर्ट। एक डेजर्टेड फोर्ट था, उसमें कंडीशंस इतनी खराब थी, डिसेंट्री, कॉलेरा, अनहाइजीनिक कंडीशंस। आज के डेट में जाके उनकी शेखी देख, जाके उनका जो होता है ना कि कहीं भी चले गए, $500 million का ऑफर दे दिया टू बाई सम होटल, कोई होटल में चले गए, कैसे?
So they used to envy us once. They used to envy us once when the world was run on agriculture. और इसका रीजन दैट इंडिया में इतना नहीं मिलता है बिकॉज वी आर अ फर्टाइल कंट्री. ओके, हमारा जो लैंड फॉर्म्स वगैरह है दैट इज अ वेरी न्यू न्यू लैंड फॉर्म्स. ओके, उपजाऊ है हमारी जमीन, उनकी बंजर थी. ओके, अगर आप देखोगे टिल द 20th सेंचुरी, अर्ली 20th आई एम टॉकिंग अबाउट, नॉट इवन 100-120 years बैक ओनली. उस समय तक सऊदी वाज अ वेरी पुअर कंट्री. विदिन 50 years, ओके, जो उनका नए नए तेल के खदान वगैरह, आपको तेल के कुएं मिले, उसके बाद दे स्टार्टेड बिकमिंग. ओके, तो ऐसा नहीं है कि दे आर ब्लेस्ड बाय गॉड्स पर से, बट दे आर ब्लेस्ड इन द प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस एंड वी वर ब्लेस्ड इन दैट सर्कमस्टांस. ओके, एंड अगर जो आपका क्वेश्चन है उसका मैं आंसर दूं तो बिकॉज लैंड फॉर्म्स का फर्क पड़ता है. इंडिया में भी मिलता है ओल्डर लैंड फॉर्म्स वगैरह में, अगर आप जाओगे तो वहां पर यू कैन फाइंड दोज ऑयल. ओके, ऑयल कैसे बनता है? पहले फिश वगैरह मरती हैं, ठीक है, पेड़ वगैरह अंदर जाते हैं. ओके, उसके वोल्केनो डिपॉजिट्स होता है बहुत साल तक. ओके, बिलियंस ऑफ ईयर्स एंड मिलियंस ऑफ ईयर्स तक प्रेशर होता रहता है एंड देन इट गेट्स फॉर्म्ड इनटू ऑयल. ओके, देन व्हाट इज द एडवांटेज? एनवायरमेंटल पोल्यूशन कम करता है, बिल्कुल कम करता है. सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. कोई भी हमें आंख दिखा के चला जाता है, इंडिया की कोई औकात नहीं, ऐसा बोल के चला जाता. कतर के साथ आपने देखा हमारा क्या हुआ. ओके, वो जो बीजेपी स्पोक्स पर्सन वाला जो एपिसोड था उसमें 4 बातें सुना के निकल गया. ओके, जिस कंट्री, ओके, जिसकी पॉपुलेशन 3 लाख, कतर की जो ओरिजिनल पॉपुलेशन है 2.5-3 लाख है, ओनली 2.5-3 लाख कतरी एग्जिस्ट इन दिस एंटायर वर्ल्ड. दे केम एंड सेड कि हम कुछ नहीं कर पाए. वाई? बिकॉज वी आर डिपेंडेंट ऑन देम. ठीक है, सो सिक्योरिटी में हेल्प करेगा. हम जिस दिन हम तेल मंगाना बंद कर देंगे, ओके, उस दिन जियोपॉलिटिकल डायनामिक्स इज गोइंग टू चेंज इन द वर्ल्ड बिकॉज इंडिया इज वन ऑफ द मेजर इंपोर्टर ऑफ ऑयल. उसके वजह से बहुत चीजें बैलेंस होकर रही है. ओके, वी आर स्क्रैचिंग देयर बैक एंड दे आर स्क्रैचिंग आवर बैक. जिस दिन हम तेल मंगाना बंद कर देंगे उस दिन आपको नए नए चेहरे दिखेंगे, असली चेहरे दिखेंगे. ओके, यस, डायस्पोरा का भी प्रॉब्लम है. दैट इज आल्सो वन ऑफ द इशू, डायस्पोरा का. उसके बारे में क्या प्रॉब्लम है? आई थिंक ट्विटर पे मैंने लिखा है, जो ट्विटर पे फॉलो करते हैं, आई हैड रिटन समथिंग. वो मैं डिस्कस करता हूँ आफ्टर दिस क्लास. लेट अस कंप्लीट दिस. बाय रिड्यूसिंग डिपेंडेंस ऑन फॉरेन फ्यूल सोर्सेज, countries can protect the integrity of their energy resources, okay, and make them safe from outside influences. बिल्कुल ये बात सही है. आपने देखा होगा ओपेक, कार्टेलाइजेशन ऑफ ऑयल. ओपेक क्या करता है? कार्टेलाइजेशन करता है. मैं कम कर दूंगा. अच्छा, तुम एंजॉय कर रहे हो लोअर ऑयल प्राइसेस, लेट मी रिड्यूस द प्रोडक्शन, लेट मी इंक्रीज द प्राइसेस, लेट मी रिड्यूस द प्रोडक्शन, लेट मी इंक्रीज द प्रोडक्शन. तो क्या करता है? ब्लैकमेल करता है यूजिंग ऑयल. ओपेक. ओके, ओपेक प्लस अब तो रशिया भी करने लगा है. ओके, हम तुम्हें डिस्काउंट नहीं देंगे. ऑलराइट, तो ये सारे जो ब्लैकमेल है ये सब बंद हो जाएगा. ओके, देन इकोनॉमिक स्टिम्युलेशन. ऑब्वियसली बायोफ्यूल क्या है? जो 2 times करना है हमें, ट्वाइस वी नीड टू इंक्रीज द फार्मर इनकम. विच कमिटी? जल्दी बताओ. ट्वाइस करना है हमें. करना था वैसे 2022 तो निकल गया, लेकिन फिर भी विच कमिटी? अशोक दलवाई कमिटी. वेरी गुड. अशोक दलवाई कमिटी का जो था उसमें बायोफ्यूल्स कैन बी यूज्ड एज अ सोर्स एक्स्ट्रा इनकम के लिए. ओके, जहां 50,000 कमा रहा है वहां पर उसको 60,000 10,000 एक्स्ट्रा मिल जाएगा अपना स्क्रैप्स बेच के. ओके, व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस? सो एफिशिएंसी, फॉसिल फ्यूल प्रोड्यूसेस मोर एनर्जी. आपको अभी मैंने बताया कि एथेनॉल 2/3 ही प्रोड्यूस करता है, बायो एथेनॉल सिर्फ 2/3 एनर्जी प्रोड्यूस करता है, तो ऑब्वियसली एफिशिएंसी कम है. कॉस्ट, pumping fossil fuel from the ground is difficult and expensive process leading to high cost. Production of biofuel itself requires land. इसीलिए आपने देखा होगा algae वाला जो 3rd generation biofuel है, why it was popular? Why? Because algae को हम कहीं पर भी, okay, barren land पे भी algae को उगा सकते हैं. That's why algae 3rd generation biofuel was such a popular method. तो प्रोडक्शन ऑफ जो नॉर्मल बायोफ्यूल्स होता है उसके लिए आपको लैंड चाहिए, जिसके वजह से फूड क्रॉप्स को डाइवर्ट करना पड़ता है. जहां पर फूड क्रॉप्स उग सकते थे वहां पर आपने बायोफ्यूल का प्लांट लगा दिया, उसके वजह से फूड सिक्योरिटी खतरे में आ गई. तो ऑल्दो फॉसिल फ्यूल भी एक्सपेंसिव है निकालना, बट
बायोफ्यूल भी कम नहीं है. That's why fourth generation and third generation models are coming up. Then, although growing engineered biofuel crops can benefit farmers commercially, but the excess number of such crops can lead to loss of biodiversity. बिल्कुल प्लांटेशन मोड पे चले गए हैं बहुत सारे फार्मर्स. अपने बगल वाले किसी की 10 बीघा खेत है या 10 एकड़ खेत है, उन्होंने देखा कि यार बगल वाले बंदे को तो इतना पैसा मिल गया, लेट मी ऑल्सो ग्रो दिस. उससे क्या हुआ, बायोडाइवर्सिटी पूरी चौपट हो गई. एवरीवन इज ग्रोइंग द सेम क्रॉप. उसके वजह से क्या हुआ, प्राइसेस भी क्रैश कर रही हैं, है ना. देन फूड शॉर्टेजेस, ऑब्वियसली इफ यू आर गोइंग टू डाइवर्ट resources to ethanol factories, what is going to happen, people will have less आइटम्स टू ईट. उससे फूड सिक्योरिटी किसका इंपैक्ट होगा, गरीबों का. हमारा इंपैक्ट नहीं होगा. चलो ठीक है, 150 रुपए हम किसी सब्जी का दे रहे थे, 180 दे देंगे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता. थोड़ा सा पिंच होगा, सह लेंगे. लेकिन जो गरीब होते हैं, जिनके लिए 10-10 रुपए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ओके, 5-5 किलोमीटर चल लेते हैं, रिक्शा नहीं लेंगे, ऐसा भी होता है. ओके, वो नंगे पैर चल लेंगे 5 किलोमीटर, 10 रुपए रिक्शा के बच जाए, उन पे प्रॉब्लम आएगी. फूड सिक्योरिटी इज मेंट फॉर देम, नॉट फॉर मी एंड यू. देन वाटर यूज, ऑब्वियसली ये पॉइंट मैं बता ही रहा हूँ आपको. शुगर केन, यार कैसे कह सकते हो आप, बायो एथेनॉल इज अ वेरी गुड सोर्स, बिकॉज द ओरिजिन, द शुगर केन, इट इज यूज्ड बाय डिप्लीटिंग द वाटर टेबल. ओके, सेम आर्ग्यूमेंट है वही वाला, टेस्ला वाला. इलॉन मस्क कैन नॉट से दैट माय टेस्ला इज चेंजिंग द वर्ल्ड, बिकॉज आप जाके देखो आप क्या कर रहे हो बोलिविया में, व्हाट आर यू डूइंग इन चिले, व्हाट यू आर डूइंग इन अर्जेंटीना. ओके, वहां पर 1 टन लिथियम के लिए यू आर एक्सपेंडिंग सो मच एनर्जी. तो ग्रीन एनर्जी करके क्या कर लिया. ओके, यस, शुगर केन का है. तो दिस वाज योर क्लास. अब क्या बचता है, नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल, वेरी इंपॉर्टेंट. देन और क्या बचता है आपका, अमेंडमेंट्स टू द नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल. देन आपका क्या बचता है, ये वाला आर्टिकल बचता है, कॉम्प्लेक्स पार्ट 2 बायोफ्यूल सस्टेनेबिलिटी. देन क्या बचता है आपका, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस. तो कल की क्लास में इट विल बी टेकन केयर ऑफ. एनी क्वेश्चंस दैट यू गाइस माइट हैव अभी के लिए. देखो, वन थिंग दैट आई हैव डन इज दैट, पहले क्या होता था, पहले गलती क्या मैं करता था, दैट आई यूज्ड टू मूव ऑन. मतलब 2.5 घंटे 2-2 घंटे की क्लास होती है, एंड यू पीपल यूज्ड टू बी वेरी काइंड, दैट रुक तो जाते थे, बट आई कैन सेंस दैट आफ्टर 1 आवर, 1 घंटे के बाद, दैट स्पार्क इज मिसिंग. ओके, है ना, दैट स्पार्क इज मिसिंग. आप फिर कहीं और आपका ध्यान चला जाता है, करने के लिए तो आप बैठ जाते हैं. दैट इज वो आपका, दैट इज योर काइंडनेस, कि ठीक है, यू नो, एक डिग्निटी होती है क्लास की, तो वो उसको आप फुलफिल कर रहे हो. बट स्टिल व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज दैट, अब मैं शॉर्ट क्लासेस दूंगा. हो सकता है एक दिन में 3 भी लेनी पड़े तो कोई बात नहीं, या 2 लेनी पड़े तो कोई बात नहीं, बट अब 1 घंटे से ज्यादा there will be no classes, and that is something that majority of you guys have accepted. Okay, so chalo, any question, how can they be associated with sustainable development when they deplete or put. That is why third generation and fourth generation things are coming up, right? You are correct that they cannot be they cannot be called sustainable, but that was a start, right? That was a start. आपके एग्जांपल देता हूं मैं, ध्यान से सुनना एग्जांपल को. पहले क्या होता था, फोन आपने देखा है पहले 95 94 में कैसा फोन आता था, 96 में बड़ा बड़ा फोन आता था. इट वाज वेरी हैवी टू कैरी. मोबाइल फोन की मैं बात कर रहा हूँ. सो यू यूज्ड टू गो एंड यूज्ड टू सी दोस फोन्स, एंड यू आर सेइंग कि आप ऐसे बात कर रहे हैं, द पीपल यूज्ड टू बी वेरी फनी दैट इतना बड़ा फोन है, जाके तू लैंडलाइन से ही बात कर ले. बट दैट वाज अ स्टार्ट. उसी तरीके से फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल इज मेकिंग अ पोल्यूशन, it is depleting the groundwater, but that is a start. आज के डेट में उस पे इम्प्रूवमेंट्स होते गए. आज वो फोन आपके हाथ में आ गया, आपके पॉकेट में 150 मिलीमीटर 175 मिलीमीटर का फोन हो गया. ओके, सो यू कैन सी, ऑलराइट, कहीं ना कहीं स्टार्ट करना जरूरी था, कहीं ना कहीं स्टार्ट करना जरूरी था. फर्स्ट जनरेशन हमने स्टार्ट किया, पोल्यूशन किया, हमने ग्राउंड वाटर डिप्लीट किया, वी डिड दैट. But if you will see this fourth generation, I'm very excited कि we will have something जिसको उगाने में there will be neutrality. कार्बन लेगा और उसको कन्वर्ट भी करोगे, तो then you will be getting a source of energy. This is going to be a game changer for India. All right, लेकिन एक और बात याद रखना, वो शुगर केन लॉबी वाली बात भी सच है.
There is a sugarcane lobby in West UP. There is a sugarcane lobby. Okay, there is a sugarcane lobby in Maharashtra. All right, which might damage this beautiful project that India is going on. India is an energy poor country, and if this is applied properly, third generation and fourth generation biofuels, okay, it is going to change the scenario. Geopolitics में बवाल हो जाएगा. All right, विश्व गुरु सच्ची में बन जाएंगे हम. All right. Okay. Still require technology. Yes, Gen 3 and Gen 4 still require technology. Gen 3 जो है, it still requires time, investment, lots of lots and lots of funding. Research and development में हम बहुत poor है. Research and development pathetic. I was in cancer research back in my college. I was doing cancer research. बहुत कम professors होते थे जिनको they were getting funding from DST and DBT. All right, लेकिन there are a lot of brilliant professors who are carrying out research without much funding. उनको funding दोगे तो they can do wonders, but that is one problem that we will discuss in GS3 science and technology वाली class में. Okay, वो generic question आता है that we are going to discuss कि इंडिया के R&D में क्या problem. Okay, that is for that class. Okay. Yes, Vaibhav. सर आपको सर नहीं लगता है कि सर अगर हम जैसे कि अगर हम बहुत एडवांसमेंट करते हैं वो सब बायोटेक्नोलॉजी फ्यूल में, तो हमें सर गल्फ कंट्री से हमें सर बैकलैश मिलने को मिले किसी एक पर्टिकुलर फॉर्म में? बैकलैश हम सह रहे हैं अभी, हम बैकलैश सह रहे हैं, उस समय नहीं सहेंगे. वो हमें एक चाटा मारेंगे तो हम उनकी टांगे तोड़ देंगे. That's what will happen. अभी बैकलैश चुप रहते हैं हम. कुछ भी बोल के चला जाता है कोई भी छोटा सा कंट्री, हम चुप रहते हैं, जानते हैं कि स्टेक्स आर हाई. बट वंस थिंग्स विल चेंज. ओके, अभी मैन्युफैक्चरिंग हब बनने वाला है और ऑलरेडी $400 बिलियन के एक्सपोर्ट्स हो गए हैं. ओके, सो दैट इज नॉट व्हाटएवर ब्लैक पिलिंग हैपेंस. ऑलराइट, बट ऐसा नहीं है कि नथिंग इज गोइंग फॉरवर्ड इन आवर डायरेक्शंस आल्सो, है ना. तो उस समय नहीं सुनेंगे. अभी बैकलैश ले रहे हैं, अब्सॉर्ब कर ले रहे हैं, ह्यूमिलिएशन अब्सॉर्ब कर ले रहे हैं. सेम थिंग दैट हैपेंड विद चाइना. ओके, हाइड योर स्ट्रेंथ, बाइड योर टाइम. किसने बोला था? हु वाज द पर्सन हु सेड हाइड योर स्ट्रेंथ, बाइड योर टाइम? कैन एनीवन टेल मी? नो, नॉट जी. डेंग जियाओपेंग. वेरी गुड, डेंग जियाओपेंग ने बोला था. ओके, प्राइवेट से फंडिंग आप उठा सकते हो, बट प्राइवेट वांट्स क्विक रिजल्ट. प्राइवेट आपके लिए वेट नहीं करेगा. गवर्नमेंट वेट करती है 10-10 साल. डीबीटी डीएसटी वेट कर सकती है आपके लिए 10-10 साल. प्राइवेट 2 साल में रिजल्ट नहीं मिलेगा तो प्राइवेट फंडिंग उसके वजह से. ओके, फिलांथ्रोपिक हो सकता है, बट फिलांथ्रोपी की एक लिमिट होती है. इंडिया में फिलांथ्रोपिक कल्चर अभी नहीं आया है. ओके, धीरे धीरे डेवलप हो रहा है. ओके, एनीवेज.